Hello students, so in the previous lecture we were talking about the three kingdom classification that was given by Haeckel, okay? And the kingdom that was introduced was kingdom Protista, ठीक है? और प्रोटिस्टा के बारे में आप लिख चुके हो. प्रेजेंट डे अगर प्रोटिस्टा की बात करते हैं, if I talk about kingdom Protista on the present day basis, so Protista includes unicellular eukaryotes. It includes unicellular eukaryotes. According to Haeckel, according to his classification, in the previous years, unicellular eukaryotes भी थे, multicellular eukaryotes भी थे, prokaryotic organisms भी थे. बट रिसेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो अप टिल नाउ वी हैव डन द क्लासिफिकेशन ऑफ हैगल, दैट इज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आज करेंगे. ठीक है. सो the four kingdom classification was given by Copeland. Four kingdom classification was given by Copeland. ठीक है. The name of the scientist is Copeland. ठीक है. और जो किंगडम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कोपलैंड ने, दैट किंगडम वाज नोन एज किंगडम माइकोटा. द किंगडम वाज नोन एज किंगडम माइकोटा. ठीक है. सो जो किंगडम कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया दैट इज नोन एज किंगडम माइकोटा, बट लेटर ऑन द टर्म माइकोटा वाज चेंज्ड टू मोनेरा. लेटर ऑन माइकोटा वाज चेंज टू मोनेरा. ये आपको याद रखना है. ठीक है. तो मैं लिखता हूं लेटर ऑन किंगडम माइकोटा वाज चेंज टू किंगडम मोनेरा by two scientists, Dorothy and Allen. By two scientists, that is Dorothy and Allen. ठीक है. सो माइकोटा नाम दिया था कोपलैंड ने, बट लेटर ऑन उसको चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया मोनेरा. Monera was not given by Copeland. Monera was given by the two scientists, that is Dorothy and Allen. ठीक है. Now what does Monera consist of? So Monera is booked for prokaryotic organisms. Monera is booked for प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो कोपलैंड ने एक और किंगडम दे दिया, दैट इज किंगडम माइकोटा, जिसको लेटर ऑन चेंज करके मोनेरा बना दिया. तो अभी तक इससे पहले आपका किंगडम फंगाई आ गया था. तो किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंगाई और किंगडम इससे पहले किंगडम प्रोटिस्टा आ गया था, अभी किंगडम मोनेरा आ गया. तो टोटल कितने किंगडम हो गए? अभी तक 4 किंगडम हो गए ना. ओके. सो 4 किंगडम. तो माइकोटा नया इंट्रोड्यूस हुआ, प्लांटे था, एनिमलिया था, एंड प्रोटिस्टा था, और एक नया एडअप हो गया किंगडम मोनेरा. तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए. ठीक है. सो नाउ मैं लिख देता हूं. चलो, किंगडम एनिमलिया था, किंगडम प्लांटे था, किंगडम प्रोटिस्टा था,
और अभी क्या आ गया, किंगडम मोनेरा आ गया। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। अभी जो नया किंगडम है दैट इज नोन एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें कौन ऐड होता है, उसमें देयर इज एडिशन ऑफ किंगडम फंगाई, देयर इज एडिशन ऑफ किंगडम फंगाई, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, सो इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whitaker, given by R.H. Whitaker. Five kingdom classification given by R.H. Whitaker, ठीक है। कौन सा वाला एडअप हुआ यहाँ पे, किंगडम फंगाई का एडिशन हुआ, किंगडम फंगाई का एडिशन हुआ, तो 5 हो जाते हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो लिख देते हैं यहाँ पे, किंगडम फंगाई was added by R.H. Whitaker. Kingdom fungi was added by R.H. Whitaker, and R.H. Whitaker placed some criteria. There were some important criterias. Okay, 5 kingdom classification है तो उसने 5 criterias रखे, उस 5 criteria के basis पे चीजों को group किया गया, ठीक है। So there are 5 criterias to place organisms in these 5 groups. So one of the criteria is complexity of cell structure. One of the criteria is complexity of cell structure. That means whether the organism is prokaryotic या फिर eukaryotic. जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसके बेसिस पे आप ग्रुप कर सकते हो एनिमल्स को। तो यहां पे लिख देते हैं प्रो या फिर यूकैरियोटिक, प्रो या फिर यूकैरियोटिक। सेकेंड इज ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द complexity of body organization, ठीक है। That means the animal is unicellular या multicellular, animal क्या unicellular है या multicellular है, यहां पे लिख देते हैं unicellular या फिर मल्टी सेल्यूलर। थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या हिट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है या हिट्रोट्रॉफिक है। अगर हिट्रोट्रॉफिक है तो इट कैन बी अ पैरासाइट, देयर कैन बी अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर कैन बी सैप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक आपको पता हो, जो ऑर्गेनिज्म सेडिगली चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड, द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल फॉर फूड आर नोन एज सैप्रोफाइट्स, एंड द न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड इट कुड बी होलोजोइक, इट कुड बी होलोजोइक। होलोजोइक इज, जैसे कि अपन अपनी बात करते हैं, वी हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स आप जैसे रोटी है, दाल है, चावल, उसको आप कंज्यूम करते हो, वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, और ब्रेकडाउन कहाँ होता है, आपकी बॉडी के अंदर होता है।
आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो पूरा के पूरा फूड कंपोनेंट इट गोज इनसाइड योर सिस्टम, देन इट इज ब्रोकन डाउन, देन इट इज डाइजेस्टेड, दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स में क्या होता है, ओके, सैप्रोफाइटिक मोड इज जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर करते हैं, है ना। अगर आप व्हेन यू पास फ्रॉम अ प्लेस विच हैज अ लॉट ऑफ गार्बेज, ओके, तो वहां पे आपको गंदी सी बास आती है, या फिर आप कोई डेड ऑर्गेनिज्म के पास से आप क्रॉस हो गए तो आपको गंदी सी बास आएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हो, दे आर रिलीजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी। उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी के बाहर जाएंगे, ओके, और फिर फूड का ब्रेकडाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और फिर वो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड करेंगे। अपना क्या हो रहा है, जो ब्रेकडाउन है खाने का फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बॉडी के अंदर हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट उन ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी के बाहर रिलीज हो गए, फूड का ब्रेकडाउन करेगा और फिर वो लोग क्या करेंगे, फूड को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस, ओके, एंड हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक में क्या हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है, या फिर होलोजोइक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज द मेन criteria, this is the main criteria for classification by R.H. Whitaker. Then there is reproduction. There is reproduction, ठीक है, sexually reproduce करता है, asexually reproduce करता है, let's put it here, asexual या फिर sexual, ठीक है। एंड फिफ्थ क्राइटेरिया दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया, दिस इज phylogenetic analysis, okay, this is phylogenetic analysis, ठीक है। phylogenetic analysis का मतलब क्या होता है, evolutionary relationship linking the past with the present, okay, that is known as phylogenetics। यहाँ पे लिख देते हैं evolutionary relationship, evolutionary relationship, okay, that is primitive and advanced group of organism, primitive and advanced group of organism, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया था दैट वर गिवन बाय आर.एच. विटाकर, और इनके बेसिस पे आर.एच. विटाकर ने क्या किया था, ही मेड 5 kingdom classification, he gave 5 kingdom classification which included animal, plantae, protista, monera and fungi. Fungi was introduced by the R.H. Whitaker, ठीक है। So complexity of the cell structure, whether the organism is prokaryotic, eukaryotic, complexity of the body organization, whether the organism is unicellular or multicellular, ठीक है। Mode of nutrition, one of the important criteria कि यार जो organism है ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है। अगर हेटरोट्रॉफिक है तो वो पैरासिटिक है क्या, सैप्रोफिटिक है क्या, होलोजोइक है क्या, तो उसमें भी डिविजन्स थे। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म। एंड फिफ्थ इज द link between the primitive, the ancestors and the present organism, that is phylogenetic analysis, that is evolutionary relationship, ठीक है। So this was the five kingdom classification के criteria, ठीक है। Okay. So now what I'll do is I'll put down all the kingdoms, 5 kingdoms, and we'll talk about the important points, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं जहां पे पांचों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो आर.एच. विटाकर के ग्रुप के जितने भी एनिमल्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट
लेट्स प्लेस फर्स्ट कौन आएगा, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, ठीक है, देन फंगाई, थोड़ा स्पेस कम पड़ सकता है, फंगाई, प्लांटे, ठीक है, एंड एनिमलिया। आप अच्छे से बनाना आपकी बुक में स्केल यूज करके, ठीक है। दिस आर द फाइव किंगडम्स। ओके, सो द पहला पॉइंट जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द सेल टाइप। कौन सा सेल टाइप है, इज इट प्रोकैरियोटिक सेल, इज इट यूकैरियोटिक सेल? तो देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज सेल टाइप। सो जो मोनेरा होता है, मोनेरा इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। Monera is consisting of prokaryotic cell. The rest of the organisms they are eukaryotic. तो यहां लिख देते हैं prokaryotic. These are eukaryotic. These are eukaryotic, eukaryotic, and यूकैरियोटिक, ठीक है। मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्रोकैरियोटिक है, दे आर प्रोकैरियोटिक। आई एम सॉरी, मोनेरा को छोड़ के बाकी के सब ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। फिर सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट होती है क्या? तो प्रेजेंट है, यस। सो विल पुट इट एज सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है क्या? ठीक है, तो प्रोटिस्टा में इट इज प्रेजेंट इन सम, तो मैं लिखूंगा प्रेजेंट इन सम। फंगाई में प्रेजेंट है क्या? तो फंगाई में प्रेजेंट है, यस। प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है क्या? ये तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एब्सेंट। क्या लिखेंगे? एब्सेंट, ठीक है। अब जो प्लांट में सेल वॉल होती है वो बनी होती है एक मटेरियल से जिसे कहा जाता है सेल्यूलोज। क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज। तो मैं आज लिखूंगा द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। फंगाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट है बट वो सेल्यूलोज से नहीं बना है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। मोनेरा में भी जो सेल वॉल प्रेजेंट है इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल। इट इज नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल मीन्स इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सेल वॉल के बाद एक दूसरा क्राइटेरिया देखिए, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इट इज एब्सेंट, while in the protista they are present
present and present. ठीक है. Now if I talk about another character, that is body organization, unicellular, multicellular. So body organization की बात करें, ठीक है. तो अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते तो मोनेरा हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं. दे आर यूनिसेल्युलर. ठीक है. प्रोटिस्टा दे आर यूनि, अभी लिखा था अपने थोड़ी देर पहले, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दे मेक अ ग्रुप दैट इज प्रोटिस्टा. फंगाई की बात करें तो फंगाई का क्या स्टेटस है, मल्टी सेल्यूलर है. दे आर मल्टी सेल्यूलर बट जो टिश्यू अवेलेबल है उनके पास, द टिश्यू इज लूज टिश्यू. ओके, लूज टिश्यू. तो इसलिए आप बोलोगे ट्रू टिश्यू फॉर्मेशन इज एब्सेंट. यहां पे लिखता हूं कंसिस्ट ऑफ लूज टिश्यू. ठीक है. सो ट्रू टिश्यू formation is absent. True tissue formation is absent. प्लांटे की बात करते हैं तो प्लांटे क्या है, मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है, तो यस मल्टी सेल्यूलर है. दे आर मल्टी सेल्यूलर. इनके पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो यहां लिखते हैं दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ व्हाट यू कॉल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव टिश्यू लेवल. क्या टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑर्गन, सॉरी, ओके, ऑर्गन लेवल ऑफ आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. ठीक है. ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा आपको. ठीक है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डन. मल्टी सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए. एनिमल्स और मल्टी सेल्यूलर. ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके पास भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तीनों तीन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के पास भी प्रेजेंट है. ठीक है. अब जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं. ठीक है. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, सो जो मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक भी होते हैं. ये आपको याद रखना है. दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हिट्रोट्रॉफिक. वो ऑटोट्रॉफिक भी है, वो हिट्रोट्रॉफिक भी है. ऑटोट्रॉफिक की अगर बात करते हैं तो वो सनलाइट यूज करके अपना खाना बनाते हैं, तो वी टर्म देम एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स. क्या बोलेंगे उनको, फोटो ऑटोट्रॉफ्स. एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, दे यूज केमिकल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड.
तो केमिकल यूज करेंगे तो वी कैन टर्म इट एज केमो ऑटोट्रॉफ्स, केमो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे उनको, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक की बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉफिक में द मोनेरा कैन बी पैरासिटिक और दे कैन बी सेप्रोफाइटिक। वो पैरासिटिक हो सकते हैं या सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक वाले केस में दे कैन बी फोटो ऑटोट्रॉफ्स यूजिंग सनलाइट एंड केमो ऑटोट्रॉफ्स यूजिंग केमिकल्स टू मेक द फूड, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में भी दे कैन बी ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक एंड heterotrophic. They can be autotrophic and heterotrophic, and autotrophic में they can be photosynthetic या photo autotrophic. They can be photo autotroph, ठीक है। and हेटेरोट्रॉफिक में दे कैन बी पैरासिटिक, दे कैन बी पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब पता है डिपेंडिंग ऑन द होस्ट फॉर फूड। दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, and they can be holozoic, and they can be holozoic मतलब सबसे डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको किस में दिख रहा है? प्रोटिस्टा में दिख रहा है, क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या है? फोटोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है, सेप्रोफाइटिक है, एज वेल एज होलोजोइक है, ठीक है। और फंगाई की अगर बात करते हैं तो फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हेटेरोट्रॉफिक ही है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा? तो पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक, दैट इज फॉर दी फंगाई। प्लांट्स की अगर बात करते तो प्लांट्स आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और ऑटोट्रॉफ में क्या? दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज दे मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और एनिमलिया की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो वी ऑल नो एनिमल्स आर व्हाट? एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या हो सकते हैं? दे कैन बी पैरासिटिक एज वेल एज होलोजोइक, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं? पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर दे कैन बी होलोजोइक, ठीक है। सो दिस वाज द होल ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। किंगडम, अच्छा ये चार्ट को, ये टेबल को देख के ही, ये टेबल को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि इसको देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यार प्लांटे की बात हो रही है तो प्लांटे की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोटिस्टा की अगर बात हो रही है तो प्रोटिस्टा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो एवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस किंगडम शुड बी लर्न बाय यू, ठीक है। आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। और आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। सिंपल एंड इजी, ओके। सो एनिमलिया यूकैरियोटिक, प्लांटे यूकैरियोटिक, फंगाई यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक, प्रेजेंट तो है पर नॉन सेलुलोजिक है, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन मेड ऑफ काइटिन, सेलुलोज यहाँ तो एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बात बोली कि फंगाई वाले केस में इट कंसिस्ट ऑफ लूज टिश्यू, मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है पर टिश्यू एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, इसलिए आप बोलोगे ट्रू टिश्यू फॉर्मेशन इज एब्सेंट। ठीक है, और लास्ट जो है दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर आप बात करते हो तो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक फॉर द मोनेरा, फोटोऑटोट्रॉफ्स भी है, केमोऑटोट्रॉफ्स भी है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक, फोटोऑटोट्रॉफ्स है, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाएंगे, एंड पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक है। फंगाई की बात करें तो पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक है, और प्लांटे की बात करें तो फोटोऑटोट्रॉफ्स है, और एनिमलिया की बात करते हैं तो पैरासिटिक एंड होलोजोइक है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, आप इसको लिख के मुझे व्हाट्सएप भी करना। ठीक है, नाउ ये जो आपने देखा दिस वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटाकर। नाउ इट हैज सम ड्रॉबैक्स। ठीक है, थोड़े ड्रॉबैक्स यहाँ पे भी है, तो मैं आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, आप इसका स्नैपशॉट ले लो आपके मोबाइल में। ठीक है, सो आई विल रब दिस डाउन नाउ। सो नाउ द ड्रॉबैक्स की अगर बात करते हैं फॉर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, सो वन ऑफ द ड्रॉबैक इज कि जो आर.एच. विटाकर था उसने आल्गे को 3 अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप किया था। ही प्लेस्ड आल्गे इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि आर.एच. विटाकर placed algae in 3 different categories. In 3 different categories. ठीक है, that is, if you talk about algae, so there is presence of algae in kingdom Monera. Kingdom Monera में भी algae present है. There is presence of algae in kingdom Protista, and there is presence of algae in kingdom Plantae. ठीक है, मतलब 3 अलग अलग किंगडम्स, 3 अलग अलग कैटेगरीज में ही प्लेस्ड दी algae. ठीक है, सो algae is found in Plantae also, Monera also, Protista also. ठीक है, तो जो algae यहां पे देखने को मिलता है मोनेरा में, मोनेरा के अंदर जो आपको देखने को मिलता है, दैट algae is termed as, or it is known as the blue green algae. That is termed as the blue green algae. That is BGA. क्या कहा जाता है उसे? BGA कहा जाता है। प्रोटिस्टा की अगर बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में जो algae अवेलेबल है, those are termed as dinoflagellates and diatoms. They are termed as dinoflagellates and diatoms. ठीक है, और प्लांटे में जो फंगाई algae जो अवेलेबल है प्लांटाई में, they are green algae, red algae and brown algae. They are green algae, brown algae एंड रेड algae. ठीक है, तो प्रोटिस्टा में भी algae अवेलेबल है। कौन सा algae अवेलेबल? तो डाइनोफ्लैजेल्स अवेलेबल है, डायटम्स अवेलेबल है। मोनेरा में भी algae अवेलेबल है। कौन सा वाला algae अवेलेबल है? तो देयर इज ब्लू ग्रीन algae व्हिच इज टर्म्ड एज BGA. ठीक है, एंड प्लांटे में भी algae अवेलेबल है। कौन सा? तो ग्रीन algae है, ब्राउन algae है एंड रेड algae है। ठीक है, सिंपल एंड इजी।
सो दिस वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि जो वायरसेस थे, ओके वायरसेस तो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट लेक्चर में, बट वायरसेस का कोई क्लासिफिकेशन या नो स्टेटस ऑफ पोजीशन वाज गिवन टू द वायरस। सो यहां पे लिखेंगे वायरसेस की अगर बात करें, सो नो स्टेटस और पोजीशन was given to वायरस। आर.एच. विटाकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं पे भी वायरस को कोई पोजीशन या कोई क्लासिफिकेशन उसका नहीं किया था, कोई स्टेटस नहीं दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस वर द ड्रॉबैक्स। ये आर.एच. विटाकर ने आल्गे को 3 डिफरेंट कैटेगरीज किंगडम में रखा। ओके, आल्गे है तो एक ही ग्रुप में होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 अलग अलग ग्रुप में, मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, प्लांटे में भी है। ठीक है, सो मोनेरा में जो है दूसरा ब्लू ग्रीन आल्गे, बीजे जिसे कहा जाता है, डायनोफ्लैजिलस डायाटम्स प्रोटिस्टा में आते हैं, और प्लांटे में ग्रीन, ब्राउन एंड रेड आल्गे आते हैं। ठीक है, दूसरा जो ड्रॉबैक था कि वायरसेस का कोई स्टेटस, पोजीशन या क्लासिफिकेशन आर.एच. विटाकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं दिया था। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंड, इसका भी ड्रॉबैक आ गया, तो अब नया किंगडम डेवलप हुआ। ओके, अभी तक अपन कौन से नंबर पे पहुंचे थे, 5 पे पहुंचे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी जो नया किंगडम डेवलप हुआ दैट इज नोन एज दिस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज। Because of the drawback of the 5 kingdom classification, there was 6 kingdom classification developed. 6 kingdom classification given by whom? It was given by the scientist Carl Woese. It was given by Carl Woese। ठीक है, नाउ व्हाट कार्ल वूज डिड इज, उसने मोनेरा को लिया, जो किंगडम मोनेरा अवेलेबल था उसको लिया, और उसको डिफरेंशिएट कर दिया 2 फर्दर ग्रुप्स में। ही टुक मोनेरा और उसको डिफरेंशिएट कर दिया इनटू, Carl Woese took Monera and differentiated or grouped them into 2 different groups, and he termed them as Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria and Eubacteria। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में ग्रुप कर दिया। अभी आर्कीबैक्टीरिया की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पे भी सेल वॉल प्रेजेंट, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है। यहां पे भी सेल वॉल प्रेजेंट है, बट यूबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल नोन एज पेप्टिडोग्लाइकिन। ओके, यहां पे लिखूंगा मैं, cell wall is made up of peptidoglycan. It is made up of peptidoglycan। ठीक है, उसको PG भी लिखते हैं, it is also written as PG, and peptidoglycan is made up of a protein known as murine. It is made up of murine। ठीक है, अब जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल है ना, इट इज नॉट एक्चुअली मेड अप ऑफ म्यूरिन, इट गिव्स एन अपीयरेंस एज इफ इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। ओके, सो यहां पे वी यूज अ टर्म बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली मेड अप ऑफ म्यूरिन, तो इसकी जो सेल वॉल है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। इज मेड अप ऑफ सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन और सूडो, जैसे मैंने बोला, म्यूरिन।
ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों के पास मेम्ब्रेन सेल वॉल है. द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ the eubacterias and the archaebacterias, but the cell wall of eubacteria is made up of a material known as murine, and the cell wall of archaebacteria is made up of some other material which represents murine. तो इसलिए we have a term pseudomurine. ठीक है. दूसरी बात कि जो eubacteria है इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहां भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ठीक है, दोनों केसेस में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. अभी आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. और फॉस्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट जो होता है बाइलेयर फॉर्म में होता है. ठीक है, तो अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड यहां पे ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज अ फॉस्फोलिपिड. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है फॉस्फोलिपिड का, दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल. ठीक है, और जो हेड वाला पोर्शन होता है इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. ठीक है, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे कहा जाता है hydrophilic. It loves water, so it is termed as hydrophilic. The head part. जो टेल पार्ट होता है वो पानी से दूर भागता है, तो we use a term hydrophobic. The tail portion is hydrophobic and the head portion is hydrophilic. ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी है फॉस्फोलिपिड से. देयर इज अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड द लेयर इज 2 layers. तो आप देखो किस तरीके से अरेंजमेंट होता है. जैसे अपनी मेम्ब्रेन में होता है ना, उसी तरीके का अरेंजमेंट होता है इनके पास. दिस इज अ बाइलिपिड लेयर आप बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर भी फॉस्फोलिपिड है नीचे भी फॉस्फोलिपिड है. सो दिस इज अ बाई लेयर अरेंजमेंट. दिस इज अ बाई लेयर अरेंजमेंट. ठीक है, दिस आर फॉस्फोलिपिड्स. अब लिखता हूं किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया. दिस इज a phospholipid. This is a phospholipid. जो टेल पोर्शन होती है ना, the tail portion is made up of fatty acid. जो टेल पोर्शन होती है वो बनी होती है फैटी एसिड से. ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर देखो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, बाइलिपिड लेयर से. बाइलेयर अरेंजमेंट ओके ऑफ फॉस्फोलिपिड आप बोल सकते हो. ठीक है, और यहां पे अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे जो अरेंजमेंट है, यहां पे भी यहां पे भी लिपिड्स अवेलेबल है, फॉस्फोलिपिड्स अवेलेबल है. बट जो टेल पोर्शन है, टेल पोर्शन क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. मतलब यहां पे आपको एक लेयर ये दिख रहा है, दूसरा लेयर ये दिख रहा है. बट यार केस में देयर इज अ सिंगल लेयर. इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ सिंगल लेयर. है तो बाइलिपिड ही, दो लिपिड्स अवेलेबल है. तो दिस लुक्स लाइक दिस. ये हेड आ गए, ये टेल आ गई. और टेल्स क्या है, टेल्स कनेक्टेड है. टेल्स आर कनेक्टेड. ठीक है, तो ये पूरा एक लेयर बन जाता है. यहां पे आपको दो अलग अलग लेयर दिख रहे हैं, एक लेयर ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ. बीच में डिफरेंशिएशन है, बीच में अटैचमेंट नहीं है. बट ये वाले केस में देयर इज अटैचमेंट, सो इट अपीयर्स लाइक अ सिंगल लेयर. तो मैं यहां पे लिखूंगा द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड. मैं यहां पे लिख देता हूं बाई लेयर अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड. बाई लेयर अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड. यहां पे कौन सा अरेंजमेंट है, तो यहां पे अपन लिखेंगे मोनोलेयर
अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, यू गेटिंग द होल डिफरेंस। क्या दोनों के पास मेम्ब्रेन, आर्की बैक्टीरिया के पास भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यू बैक्टीरिया के पास भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें जो फॉस्फोलिपिड्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, नीचे वाला लेयर और ऊपर वाला लेयर एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, इसीलिए द अपीयरेंस इज लाइक अ मोनोलेयर अरेंजमेंट। बट याले केस में जो अरेंजमेंट है लिपिड्स का, फॉस्फोलिपिड्स का, दोनों के बीच में स्पेस है, तो इट अपीयर्स लाइक अ बाइलेयर, इट अपीयर्स लाइक अ बाइलेयर, ठीक है। वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज कि जैसे मैंने बताया कि टेल जो है वो फैटी एसिड से बनी हुई है, तो यहां पे जो फैटी एसिड्स अवेलेबल है दोस फैटी एसिड्स आर अनब्रांच्ड, दोस फैटी एसिड्स आर अनब्रांच्ड। तो मैं कहां लिखूं, आई पुट इट हियर, फैटी एसिड टेल, फैटी एसिड टेल आर अनब्रांच्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और यहां पे जो फैटी एसिड है टेल के अंदर वो क्या है, ब्रांच्ड है, तो आई पुट इट हियर, द फैटी एसिड टेल आर ब्रांच्ड, ठीक है, क्लियर है। So these are some of the main points that differentiate Archaebacteria with the Eubacteria, ठीक है। मोनोलेयर फैटी एसिड टेल जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो ब्रांच्ड है, और यहां पे क्या है, द टेल्स आर अनब्रांच्ड, ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट कार्ल वूज डिड इज ही डिड जेनेटिक एनालिसिस, ओके, उन्होंने क्या किया, जेनेटिक एनालिसिस किया, ठीक है। So let's see what is genetic analysis. He performed genetic analysis using 16S rRNA. Carl Woese performed genetic analysis, ठीक है। He performed genetic analysis using what? He used 16S rRNA. He used 16S rRNA, ठीक है। S stands for the sedimentation coefficient, ये आपको पता होना चाहिए। Sedimentation coefficient, ठीक है। And R stands for what? R stands for ribosome, ठीक है। तो what he used 16S rRNA gene, SRRNA जीन यूज किया, जिसमें S रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को, R रिप्रेजेंट करता है राइबोसोम को, और जीन तो आपको पता है, जीन क्या है, कोडेड इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। द जीन पोजेसेस कोडेड इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म specific function, ठीक है। नाउ आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। और आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए इट कैन बी टीआरएनए, इट कैन बी mRNA, it can be rRNA, और जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्टेज, और
it's the enzyme, the process is termed as transcription. ठीक है, so DNA undergoes the process of transcription and forms RNA, and the RNA can be the transfer RNA. T stands for transfer RNA, M stands for messenger RNA, R stands for ribosomal RNA. ठीक है, तो ये RNA बना सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जीन है, तो ये जीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जीन तो किसके पास अवेलेबल होगा? डीएनए के पास अवेलेबल होगा. और उसने जीन से क्या बनाया? जीन से बनाया आरएनए. समझ में आया? सो यहाँ पे जो जीन था, उस जीन ने किस चीज का फॉर्मेशन किया? द जीन दैट वाज प्रेजेंट ऑन द डीएनए लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. ठीक है, और उसने इस चीज को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ही डेवलप्ड 3 domains. He studied this gene in different organism and he developed 3 domains. He developed Archie domain. After studying the genetic analysis of gene in different organism forming rRNA, he developed 3 domains. Archie domain, then there is bacteria domain, and the last is eukarya domain. डोमेन जो है वो किंगडम से भी ऊपर आता है. अभी तक मैं बोल रहा था किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट ग्रुप, पर किंगडम से भी ऊपर अगर आप देखो तो किंगडम से ऊपर कौन आएगा? डोमेन आएगा. तो ये डोमेन वाली बात किसने करी थी? कार्ल वूज ने करी थी. ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस यूज करके. सो किंगडम इज एट दी, अभी तक टॉप पे कंसिडर कर रहे थे किंगडम को, बट किंगडम से भी ऊपर कौन है? सो किंगडम से भी ऊपर है डोमेन. ठीक है, जैसे आप बोलते हो किंगडम, फिर आप बोलते हो फाइलम, डिवीजन. ठीक है, तो किंगडम पहले आता था, फिर फाइलम, डिवीजन आता था, बट अभी किंगडम से भी ऊपर कौन है? देयर इज द डोमेन. ठीक है, सो कार्ल वूज ने आर्की डोमेन में किंगडम्स प्लेस करी, बैक्टीरिया डोमेन में किंगडम प्लेस करी, यूकेरिया डोमेन में भी किंगडम्स को प्लेस करा. तो आर्की डोमेन में जो किंगडम्स प्लेस करी, दोस किंगडम्स वर आर्की बैक्टीरिया. किंगडम आर्की बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया डोमेन में जो प्लेस किया, that is eubacteria. Eubacteria can be considered as advanced bacteria. They can be considered as advanced bacteria. और यूकेरिया डोमेन में उन्होंने प्लेस किया किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया. ठीक है, तो ये 3 डोमेन के अंदर 3 डोमेन्स कंसिस्ट ऑफ 6 किंगडम्स, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सो आर्की डोमेन के अंदर जो किंगडम आता है दैट इज आर्की बैक्टीरिया. बैक्टीरिया डोमेन में जो किंगडम आता है दैट इज यूबैक्टीरिया, एंड यूकेरिया डोमेन में जो किंगडम आता है दैट इज प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया. ठीक है, सो कार्ल वूज इज द वन हु गेव 3 domains and 6 kingdom classification. He gave 3 domains and 6 kingdom classification. ठीक है, he also used a technique known as genetic analysis, जहां पे उसने क्या यूज किया था? यूज 16S rRNA gene. ठीक है, that is the gene which used to make this ribosomal RNA. उसकी स्टडी करी उसने different organisms में, and it differentiated them into 3 domains and 6 kingdom. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज ये जो 3 डोमेन है, ये तीनों डोमेन हैज अ कॉमन एंसेस्टर. अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज ऑल द 3 डोमेन कंसिस्ट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर. तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज
all the three domain, कौन से डोमेन्स है? आर्की, बैक्टीरिया, यूकेरिया. All the three domain consist of common ancestor. ये तीनों डोमेन का एक ही कॉमन एंसेस्टर है अकॉर्डिंग टू कार्ल वुस. ठीक है, ऑल दिस थ्री डोमेन्स हैव अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर. ओके, और उस एंसेस्टर का नाम है प्रोजीनोट. इट इज प्रोजीनोट. क्या नाम है? प्रोजीनोट. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कार्ल वुस ऑल द थ्री डोमेन्स have a common ancestor and that common ancestor is termed as progenote. ठीक है, so आज के लेक्चर में we have gone through the 6 kingdom classification जहां पे 3 domains and 6 kingdoms की बात करी. We have gone through the 5 kingdom classification. We have gone through the 4 kingdom classification. ठीक है, और 5 kingdom classification में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक appropriate आपने देख लिया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है. ठीक है, सिंपल है. सो मेक श्योर कि आप जितने भी क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ो. ठीक है, अच्छे से नोट्स में लिखो और उन नोट्स को फिर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है. ठीक है, गेटिंग द होल आइडिया. तो जितने भी क्लासिफिकेशन अभी तक हुए हैं, ओके, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना पड़ेगा. ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने पड़ेंगे, आपको क्राइटेरियाज भी याद रखने पड़ेंगे, आपको किंगडम्स भी याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, सो मेक श्योर यू गो थ्रू द टॉपिक्स प्रॉपर्ली. ठीक है, वंस यू हैव गॉन थ्रू द टॉपिक्स प्रॉपर्ली, आप ज्यादा टॉपिक जब आप लेक्चर में देख लेते हो उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी है और टेक्स्ट बुक में से इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है, सिंपल एंड ईजी. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने काफी सारे बच्चों को बोल रखा था कि आपको नोट्स सेंड करनी है, बट मुझे नोट्स आई नहीं है. तो मेक श्योर करो कि आप जब भी लेक्चर देखते हो तो लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स मुझे भेजा करो. ठीक है, एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, मेक श्योर मैं जो भी बातें बोलता हूँ, मैं जो भी बातें बोर्ड पे लिखता हूँ, आप अच्छे से कॉपी डाउन करो आपकी बुक में, बिकॉज वो बुक आपका नोट्स का काम करेगी. सो बिफोर द एग्जाम दोज नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, इज इट क्लियर? Simple and easy. So I'll keep this much for the lecture. Okay, in the next lecture I'll move ahead. Okay, and I'll talk about further details regarding the chapter. ठीक है, चलो, bye bye.